हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं समीर भाटिया। ओके, फिर से आज स्टार्ट करने वाले अपनी वीडियो। हमारा पेंडिंग टॉपिक क्या था, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 की हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिस वीडियोस के अंदर हमने सबसे पहली वीडियो में हमने मीनिंग, फीचर्स और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस डिस्कस किया था। और उसके बाद अगली वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम बेटा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली ना यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हमें ये पता लगाना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, या प्रोफेशन है या नहीं। ये कैसे पता लगाएं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम आर्ट के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच करेंगे, हम साइंस के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच करेंगे, एज वेल एज हम प्रोफेशन के फीचर को मैनेजमेंट के फीचर के साथ मैच करेंगे। और हम ये देखेंगे कि किसके फीचर्स जो हैं वो कंप्लीटली मैच करते हैं। जिसके फीचर मैच कर जाएंगे वो प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली, एक और चीज़ हमने डिस्कस करनी है, दैट इज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एक्टिंग, कंट्रोलिंग। बेटा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ, हेडिंग्स पे थोड़ा सा फोकस करें। हेडिंग्स जितनी भी है उनको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि हेडिंग्स लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेडिंग्स लर्न नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट का क्या मतलब है। देखो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब है, सबसे पहले कहता है आर्ट का मीनिंग इज, आर्ट मीन्स स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। पर्सनल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है बेटा। आर्ट एक ऐसी चीज है जहां पे हम अपनी पर्सनल एप्लीकेबिलिटी, पर्सनल एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। आर्ट इज समथिंग जहां पे हर इंसान का अपना काम करने का एक अलग तरीका है। आर्ट, लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं कि दो पेंटर है, दो डांसर है, हर किसी का अपना एक डिफरेंट वे है। ठीक है, अब क्या कहता है, इट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये पढ़ाई से आती है, स्टडी करने से आती है, ऑब्जर्व करने से आती है चीज़ों को, एज वेल एज एक्सपीरियंस से आती है। फिर कहता है, अ गोल्डस्मिथ शेपिंग इनटू ऑर्नामेंट्स, अ कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर आउट ऑफ वुड, एंड म्यूजिक, एक्टिंग एंड डांसिंग। हर किसी का अपना अपना अलग आर्ट है। अब जरा इसके फीचर्स पे आते हैं। सबसे पहला फीचर क्या कहता है, हम बेसिकली कैसे पढ़ेंगे, हम पहले आर्ट का फीचर पढ़ेंगे, आर्ट के फीचर के बाद हम उसी के साथ ये देखेंगे कि ये हमारे मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कहता है बेसिक फीचर ऑफ आर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कहता है आर्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आर्ट के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल, आर्ट बेस्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ सम थ्योरेटिकल नॉलेज। कहता है आर्ट के अंदर भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, उसके भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं। जस्ट लाइक हम जब म्यूजिक सीखते हैं तो हम उसके ऊपर भी लिटरेचर पढ़ते हैं, हम डांसिंग सीखते हैं हम उसके ऊपर भी, एज वेल एज एक्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है नहीं है। कहता है दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। हाउ? as like in art, in management also there are lot of literature available in various areas of management। अगर हम आर्ट की तरह देखें तो मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम उसकी लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आती है कि जब हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो बेटा मैनेजमेंट की पढ़ाई के अंदर हम मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ते हैं, हम फाइनेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें हम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, हम सारी चीज़ों के बारे में थियोरेटिकल नॉलेज भी गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज गेन नहीं कर रहे, सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। सो दैट मीन्स ये पॉइंट तो इन ऑल हमारा क्लियर है, यहाँ पे तो मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का क्या मतलब है। देखो बेटा, कहता है आर्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन। हर इंसान का अपनी आर्ट को अप्लाई करना, अपनी आर्ट को लगाना, अपनी आर्ट को
अपनी आर्ट को किसी भी तरीके से यूज करना, हर किसी का एक डिफरेंट वे है। कहता है आर्ट इज द पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट एज everyone applies the theoretical knowledge in his own personal way, own unique style. Every artist work according to his own style. हर किसी का अपना एक डिफरेंट स्टाइल है। जैसे हम कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन का एक अपना अलग स्टाइल है, ठीक है, या शत्रुघ्न सिन्हा एक अपना स्टाइल है। शत्रुघ्न सिन्हा अलग तरीके से एक्टिंग कर रहा है, अमिताभ बच्चन अलग तरीके से एक्टिंग कर रहा है। ऑल्दो दे बोथ आर डूइंग द एक्टिंग, दो टीचर्स हैं, आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो वे है पढ़ाने का डेफिनेटली वो डिफरेंट है। सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और लेकिन फिर भी वो जो पढ़ाने की टेक्निक यूज कर रहे हैं, पढ़ाने का वे यूज कर रहे हैं, वो दोनों का बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे ही जो दो डांसर्स हैं, दो म्यूजिशियंस हैं, या दो पेंटर्स हैं, डेफिनेटली उनका जो वे है वो बिल्कुल डिफरेंट है। द सक्सेस ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट differ even when all of them possesses the same technical knowledge or qualification. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम क्वालिफिकेशन भी हो या सेम नॉलेज भी हो तब भी वो सेम ही प्रोड्यूस करेंगे म्यूजिक। नहीं, हर किसी का अपना काम करने का बिल्कुल डिफरेंट वे है, यूनिक वे, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है बेटा। फिर कहता है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। कैसे, देखते हैं जरा। Every manager has his own unique style of managing things, and people even learn the same management theories and principle. हर किसी का मैनेजमेंट को भी अप्लाई करने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपने भी मैनेजमेंट पढ़ी, मैंने भी मैनेजमेंट पढ़ी, आप भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका मैनेजमेंट को अप्लाई करने का तरीका और मेरा मैनेजमेंट को अप्लाई करने का तरीका दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं हो सकते। क्या हमारा ये फीचर भी मैच होता है? यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? देखो, कहता है अ प्योर आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द गिवन थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर हम देखें तो हर आर्ट के अंदर, एक प्योर आर्ट के अंदर क्या इन्वॉल्व करता है? वो क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस ऑफ द गिवन थ्योरेटिकल नॉलेज। कहता है the creativity and practice of an artist makes him called an artist in real sense. देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, कोई भी इंसान एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बन जाता। आप आज अगर पेंटिंग करनी शुरू करते हैं, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद आपकी जो परफॉर्मेंसेज है, जो आपका पेंटिंग करने का तरीका है, पेंटिंग स्टाइल है, डेफिनेटली वो बेटर होता जाता है, इंप्रूव होता जाता है। कहता है इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो भी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है। आज अगर मैं मैनेजमेंट फॉलो करता हूं तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करी है, लेकिन हो सकता है मैं नेक्स्ट ईयर जब मैनेजमेंट फॉलो करूंगा तो मैं सोचूंगा कि जो गलतियां, जो मिस्टेक्स मुझसे लास्ट ईयर हुई वो मैं इस साल नहीं करूंगा। नेक्स्ट ईयर जब मैं मैनेजमेंट फॉलो करूंगा तो मैं फिर से ये चीज़ नोटिस करूंगा कि जो मिस्टेक्स मुझसे पिछले साल हुए हैं, जो लास्ट ईयर हुए हैं, वो मैं इस साल फिर से कंटिन्यू ना करूं। सो दैट मीन्स अगर हम देखें क्या ये मैनेजमेंट का कैरेक्टर फुलफिल कर रहा है? यस, एग्जैक्टली। मैनेजर अप्लाइज हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर विद द रेगुलर प्रैक्टिस। सो ये फीचर भी मैनेजमेंट का यहाँ पे मैच हो गया है। एक बार जरा इसकी समरी देख लेते हैं। कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यस एग्जैक्टली मैनेजमेंट में है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यस एग्जैक्टली मैनेजमेंट में है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस एग्जैक्टली मैनेजमेंट में है। अगर हम कंक्लूजन देखें, इसको कंक्लूड करें तो कहता है ऑन कंपेयरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आर्ट with the management we find all the characteristics of art are present in the management, so we call management as an art of getting things done through people. इसीलिए हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, दूसरों से काम निकलवाने का, दूसरों से काम करवाने का मैनेजमेंट एक आर्ट है। वेरी गुड। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट डिस्कस किया आप सबको वो प्रॉपर्ली क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइंस के जो फीचर्स हैं, एक बार जरा हम उन फीचर्स को पढ़ लेते हैं और उनको कंपैरिजन करते हैं किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, और फिर हम ये देखेंगे कि वो मैनेजमेंट के साथ फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो मैनेजमेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले कहता है बेटा साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स certain general truths और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस। देखो बेटा, कहता है साइंस तुक्कों पे बेस्ड नहीं है,
ठीक है, फ्लूक नहीं लगाती है, हवा में कोई बात नहीं करती है। साइंस हमेशा क्या बात करती है? साइंस हमेशा जनरल ट्रुथ्स बताती है, रियलिटी, सच्चाई, फैक्ट्स पे बेस्ड बातें करती है। तो क्या कहता है, इसके भी 3 फीचर्स है, जरा एक बार इसके भी फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा? कहता है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। कहता है साइंस की अपनी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। इन अ सेंस इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे मैंने अभी बोला कि साइंस तुक्कों पे बात नहीं करती है। साइंस हमेशा क्या कहती है कि हम जो भी बात करेंगे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे बात करेंगे। सर ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उस चीज का कॉज है और उस कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। फिर कहता है विच इज डेवलप्ड थ्रू ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे कहता है द फिनोमिनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री टूवर्ड्स द ग्राउंड इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहता है जो ऊपर से एप्पल गिरा था नीचे, उसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी था उसका कॉज था लॉ ऑफ ग्रेविटी और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो नीचे गिर गया। क्या मैनेजमेंट में ये चीज प्रेजेंट है? बेटा बिल्कुल है। कैसे है जरा एक बार देख लेते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। वेरी गुड। हाउ? लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ systematic body of knowledge containing a number of theories and principles formulated by वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कहता है मैनेजमेंट भी कभी भी हवा में बातें नहीं करती। मैनेजमेंट भी ये कहती है कि हमारे हर काम के पीछे, हर प्रिंसिपल के पीछे, हर थिंग्स के पीछे बेसिकली क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है सर वो कैसे? बेटा देखो इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने अगर वो प्रिंसिपल शायद उसके बारे में सुना हो। जैसे प्रिंसिपल है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल क्या कहता है 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट से रिलेट भी करा दूंगा। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हमारे पास बहुत सारा काम होता है ना करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले हम उस काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट देते हैं और फिर उस काम को डिवाइड कर देते हैं हर पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से। हम उस काम को स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट देते हैं और हम अलग अलग लोगों को काम डिवाइड कर देते हैं उस पर्सन की एबिलिटी के हिसाब से। सर एबिलिटी के हिसाब से हम क्यों करते हैं? इसका फायदा क्या होगा? बेटा फायदा बिल्कुल सिंपल है। जिस पर्सन को हम उसकी एबिलिटी के हिसाब से कोई काम देते हैं तो ऑब्वियसली वो उस काम को बेटर तरीके से कर पाएगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा क्योंकि वो उस काम को करने के लिए ज़्यादा कैपेबल है। हमने उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वो काम दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि अब यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे लग रहा है? हमने ये तो समझ लिया कि सर डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है, समझ आ गया, लेकिन यहां पर कैसे अप्लाई होगा? बेटा आपने जब उन लोगों को काम दिया उनकी एबिलिटी के हिसाब से, जो भी काम दिया वो एबिलिटी के हिसाब से दिया, और मैंने क्या कहा कि जो पर्सन, आप वो पर्सन जिसको वो काम दे रहे हो उसकी एबिलिटी के हिसाब से, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ रही है, वो बेटर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? कॉज क्या था? आपने जो काम डिवाइड किया, ठीक है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, और इफेक्ट क्या आया? एफिशिएंसी निकल के आई, क्योंकि अगर ये काम आप किसी और को देते जो उस काम में एफिशिएंट नहीं था, वो उस काम को बेटर तरीके से नहीं कर पाता, आपने उसी इंसान को काम दिया जो उस काम को बेटर तरीके से कर पा रहा है। तो कॉज क्या है? हमने डिवाइड किया वर्क और उस पर्सन को दिया जो उस काम के लिए बेस्ट सूटेड है। इफेक्ट क्या हुआ? एफिशिएंसी निकल के आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन? कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन and then tested by repeated experimentation under control conditions। कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पहले डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड बाय रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जाके हम कोई प्रिंसिपल्स डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट कैन बी वेरीफाइड एंड डिफाइंड, आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेड। हम जितने भी उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, और उसका डिफाइंड आउटकम्स हमें ऑलरेडी पता होता है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका आउटकम यही निकलेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी इतनी बार उसे एक्सपेरिमेंटेशन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलें तो कहता है दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इज नॉट फुल्ली एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। यहाँ पर जो ये लाइन है ना, फिट नहीं होती बेटा। क्यों फिट नहीं होती? क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है बेटा, मैनेजमेंट डील कर रही है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, साइंस डील कर रही है केमिकल्स के साथ। केमिकल्स को आप एक बार मिक्स करो, 2 बार मिक्स करो, 10 बार मिक्स करो, अगर मैं एक पर्टिकुलर केमिकल ये है और एक पर्टिकुलर केमिकल ये है, इसको 1 बार 2 बार 10 बार अगर मैं मिक्स करूंगा तो रिजल्ट सेम ही आएंगे।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ वो सभी के सभी लोग ह्यूमन बीइंग सेम रिजल्ट्स हैं। मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं, मैंने एक को चांटा मारा, वो गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर क्लास से बाहर चला गया। मैंने दूसरे को चांटा मारा, वो रो पड़ा। मैंने तीसरे को चांटा मारा, वो डर गया। मैंने चौथे को चांटा मारा, उसने मुझे कुछ आंसर बैक कर दिया। मैंने 5वें को चांटा मारा, वो बेहोश हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम रिस्पॉन्ड करे। मैनेजमेंट डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और ह्यूमन बिहेवियर आप इन एडवांस कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो क्या कहता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स in different types of organization, but management deals with the human beings and human behavior is quite unpredictable, thus results may vary in different situation। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज है वो अच्छे नहीं है। ओके, वेरी गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे, थर्ड कहता है बेटा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है, कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है इसकी। इट कैन बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशंस एंड एट ऑल टाइम्स। Likewise, the law of gravitation is applicable in all countries and in all years. But this characteristics of science does not applicable in management. ये जो साइंस का करेक्टर है ये एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे, कहता है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन नेचर, बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड use is not universal because they have to modify according to the situation। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेट्स सपोज एक रूरल एरिया में, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अर्बन एरिया में। मैं उन प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ, आप उस सिचुएशन को मॉडिफाई करके अपने जगह की सिचुएशन के हिसाब से उसे अप्लाई कर रहे हो। सो दैट मीन्स इन दैट सिचुएशन हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज जैसे मैं प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं आप भी वैसे प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, या जैसे आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वैसे मैं प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये हो नहीं सकता, राइट। तो कहता है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। एक बार जरा चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से फुलफिल हो रहे हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस एग्जैक्टली। Principle based on experimentation, no, that's not possible। Universal validity, that is also not possible। Okay, very good। तो लास्ट में इसने कंक्लूजन का क्या कहा, कहता है बेटा कंक्लूजन में बोलता है मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सॉफ्ट साइंस। इट इज नीदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव एज द नेचुरल एंड प्योर साइंस लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। कहता है ये इन एग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस है। कंप्लीट साइंस क्यों नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। जब सारे के सारे फीचर्स मैच नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली ये बहुत डिफिकल्ट है कहना कि मैनेजमेंट एक साइंस है। क्लियर है, ओके। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक का, दैट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक बेसिक दे दूं, अगर आपको याद हो क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में बच्चे कह रहे हैं सर 11th में बीएसटी में, सर हमने तो 11th बीएसटी पढ़ी ही नहीं थी सर। चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड 11th बीएसटी नहीं पढ़ी होगी शायद, बट फिर भी आपको उसका फर्स्ट चैप्टर याद होगा जहाँ पे आपने पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीज़ें आपने पढ़ी थी। बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो प्रोफेशन है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोफेशन क्या होता है बेटा, प्रोफेशन इज़ बेसिकली जब आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर वर्क को आप करना चाह रहे हैं, उसकी पहले आप एक रिक्वायर्ड नॉलेज, रिक्वायर्ड एडुकेशन जो उसके लिए ज़रूरी है, आप पहले वो कंप्लीट करते हैं, फिर जो उसकी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है वो कंप्लीट करते हैं, तब जाके आप एज अ प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल के। हमें ये देखना है कि वो मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं नहीं। देखो अगर यहाँ पर वो जो पॉइंट्स हैं वो मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाते हैं तो इट इज़ फॉर श्योर कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अभी तक ये प्रूव हो चुका है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, बट साइंस प्रूव नहीं हुआ है। हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन प्रूव होता है या नहीं। चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले कहता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कहता है ऑल प्रोफेशंस दैट इज लीगल, अकाउंटिंग, मेडिकल एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी अक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग इन इंस्टीट्यूशंस या इंस्ट्रक्शंस। अब कहता है कि हर
प्रोफेशन के अंदर जब आप उस प्रोफेशन को कैरी ऑन करना चाहते हैं, उस प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज जो होती है वो हमें एटलीस्ट कवर अप करनी पड़ती है, वो हमें पढ़नी पड़ती है, वो हमें अक्वायर्ड करनी पड़ती है इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती हैं। फिर कहता है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब कहता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ओके, वेरी गुड, अगर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो कहता है इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज टॉट इन यूनिवर्सिटीज। कहता है मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसी स्पेशल नॉलेज होती है जो हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है अगर हम मैनेजमेंट के फर्दर कोर्सेज करते हैं। इन दी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज। ऐसी बहुत सारी बुक्स और जर्नल्स अवेलेबल हैं मैनेजमेंट की स्टडीज के ऊपर। तो इसका मतलब फर्स्ट फीचर तो हमारा मैच हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट कहता है बेटा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू एंटर इनटू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है उनकी अथॉरिटी का, वो अथॉरिटी आपका वो एग्जाम लेती है। जब आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तभी आप अपने आप को तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। कहता है द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशनल डिग्री। To become a chartered accountant in India, a candidate has to clear the specified exam conducted by the ICAI। देखो बेटा, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको एक प्रोफेशनल बनना है ना, तो प्रोफेशनल बनने के लिए पहले आपको उसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। इनफैक्ट एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। अगर लेट्स सपोज मेरे डैड का हॉस्पिटल है, मेरे डैड एक डॉक्टर हैं मान लेते हैं, और उनका हॉस्पिटल है। अब अगर मेरे डैड एक डॉक्टर हैं और उनका हॉस्पिटल है तो क्या होगा? मेरे डैड एक डॉक्टर है, उनका हॉस्पिटल है, तो क्या होगा? क्या मैं वहाँ पर जाके एज अ डॉक्टर अपॉइंट हो सकता हूँ? अगर मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो मैं कैसे अपॉइंट हो सकता हूँ बेटा? कैसे? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। अगर मेरे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो मैं एज अ डॉक्टर कैसे अपॉइंट हो सकता हूँ? मुझे वहाँ पर एज अ डॉक्टर अपॉइंट होने के लिए डॉक्टर की डिग्री गेन करना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर मेरे डैड की एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है तो मैं वहां पर जाके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री ना हो। लेकिन ये फीचर मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। कहता है दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन डज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। बेटा, ऐसा मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता। अगर आपके डैड की एक कंपनी है, अगर आपके डैड एक कंपनी रन कर रहे हैं और आप उसमें एमडी बनना चाहते हैं, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, आप उसमें मैनेजर बनना चाहते हैं, आप उसमें फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास उसकी डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास उसकी उसकी जो डिग्री आपने गेन करी है नहीं करी डजंट मैटर। आपने एमबीए की डिग्री ली है नहीं, आप स्टिल वहाँ पे एमडी बन सकते हो। सो ये जो फीचर है ये मैच नहीं होता। अनलाइक अदर प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डज नॉट फुलफिल दिस क्राइटेरिया एज एनीवन कैन बी कॉल्ड एज मैनेजर रिगार्डलेस हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, आप वहाँ देखते हो बहुत सारे लोग होते हैं। कोई वहाँ मैनेजर होता है, कोई वहाँ लेट्स सपोज एग्जीक्यूटिव होता है, कोई किसी भी पोस्ट पे काम कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो मैनेजर काम कर रहा है वो मैनेजर की डिग्री लेके ही बैठा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। मे बी उसके पास डिग्री है, मे बी उसके पास डिग्री नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा, जितने भी ये प्रोफेशंस होते हैं ना, इनकी अपनी खुद की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है। जैसे कि जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो आईसीएआई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ आईसीएआई। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएसआई, ये भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कंपनी सेक्रेटरीज प्रोड्यूस करती है। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ स्टैट्यूटरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन which regulates entry in the profession, issues certificate of practice and enforce code of conduct। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा? ये आपका एग्जाम कंडक्ट करती हैं, आपको डिग्री देती हैं, आपको कोड ऑफ कंडक्ट करती हैं, आपको अपने पास रजिस्टर कराती हैं, आपको अपना मेंबर बनाती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये बेसिकली क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती हैं, और वो मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहता है ये फीचर मैनेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनलाइक अदर प्रोफेशन, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट सेवरल मैनेजमेंट एसोसिएशन। मैनेजमेंट की एक एसोसिएशन तो है, AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन उसका मेंबर बनना ज़रूरी नहीं है।
आप उसके मेंबर हैं या नहीं है डजंट मैटर, कोई नहीं पूछ रहा आपसे, क्योंकि बेटा जब उसकी डिग्री लेना कंपलसरी नहीं है कि डिग्री लेने के बाद ही आप ऐसा मैनेजर बन सकते हो, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका मेंबर बनना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, सो ये फीचर भी मैच नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है। देखो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है मतलब बिहेव करने का तरीका, एथिकल मतलब एथिकली बिहेव करने का तरीका। बेटा जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जब वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जब वो लॉयर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले वो एक ओथ लेते हैं, ठीक है। ओथ लेते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। इनफैक्ट एज वेल एज आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, जो उनके ऊपर कंडीशन होती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं। क्या ये फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है? अब यहाँ पर मैं एक लॉजिकल बात कहता हूँ बेटा, जब उनका मेंबर बनना ही मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई क्यों मानेगा? अगर आप AIMA के मेंबर ही नहीं हो तो आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मानोगे नहीं। सो दैट मीन्स दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन does not applicable in management. In case of management, since the management has association do not have any statutory backing, it is not compulsory for the practicing manager to abide by the code of conduct. जब आप उनके members ही नहीं हो तो उनके rules and regulations मानना या ना मानना मैटर ही नहीं करता, ओके। तो ये फीचर भी मैच नहीं होता। फिर आता है बेटा सर्विस मोटिव। अब ये सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है? देखो बेटा जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, आई अग्री, आप कहोगे कि सर सर्विस मोटिव कैसे, वो सेवा भावना कहाँ कर रहे हैं सर, वो फीस तो चार्ज कर रहे हैं। बेटा देखो फीस चार्ज कर रहे हैं, दैट्स ओके, आई अग्रीड, बट स्टिल वो किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं, किसी का बिजनेस सेव कर रहे हैं, किसी की लाइफ खराब होने से बचा रहे हैं। अगर किसी के ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लग गया, उस एलिगेशन को हटाने में लॉयर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, डॉक्टर्स आपको आप मरने की कगार पे वहाँ से निकाल के वापस लेके आ रहे हैं, ठीक है। या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके बिजनेस को बचा रहे हैं, आपके बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स का केस लग गया, उसे बचा रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं। सो दे आर डूइंग सम सर्विस वर्क, सर्विस मोटिव के लिए वो काम करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मैनेजमेंट में बात करूं तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होता है? आंसर इज डज नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। क्यों ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट के अंदर ना मैं किसी के लिए सेवा भावना के लिए काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं। मैं किसी के अंडर जॉब कर रहा हूं, वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, सिर्फ मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं। चाहे मैं एज अ परचेज मैनेजर काम करूं, चाहे मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम करूं, चाहे मैं एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम करूं, लेकिन स्टिल मैं वहां पर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं, किसी की सेवा भावना करने के लिए काम नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स ये फीचर भी मैनेजमेंट का मैच नहीं होता प्रोफेशन के साथ। But the basic motive of management is to achieve the organization goals, which is generally profit maximization. Management का जो basic goal होता है वो क्या होता है? Organization के goal को पूरा करना, which is profit maximization. तो सेवा भावना कहाँ आई बेटा? कहीं भी नहीं आई, ठीक है। एक बार ज़रा इसका भी चार्ट देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज डज, यस एग्जैक्टली, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ फर्स्ट पॉइंट। दिस डज नॉट एप्लीकेबल, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी मैच नहीं होता, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी हमने पढ़ लिया, ये भी मैच नहीं हो रहा, और सर्विस मोटिव भी मैच नहीं हो रहा। एक बार जरा इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। कंक्लूजन में क्या कहता है बेटा? देखो बेटा कंक्लूजन में कहता है ऑल्दो मैनेजमेंट डज नॉट सैटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोफेशन। वैसे तो मैनेजमेंट सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं करता, बट स्टिल इट इज टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रोफेशन इन कैरेक्टर। फिर कहता है प्रेजेंटली इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेड प्रोफेशन। कहता है अभी के लिए तो हम नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह माना जा रहा है, बट हाँ इन फ्यूचर हो सकता है कि ऐसा हो जाए, वेरी सून कभी ऐसा हो जाए। मैं तो इतने सालों से बेटा वेरी सून ही सुन रहा हूँ, पता नहीं ये सून कब रियलिटी में बदलेगा, राइट। सो इन शॉर्ट अगर हम तीनों का सिनेरियो देखें तो हमने आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, आर्ट के सारे फीचर्स मैच करते हैं, साइंस का एक ही फीचर मैच करता है, इस वजह से सॉफ्ट साइंस या इनएग्जैक्ट साइंस बोलते हैं, और प्रोफेशन का भी एक ही फीचर मैच कर रहा है, जो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके मैच करने से, तो उसकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, ये मैं नहीं कहता, NCERT कहती है, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आता है MCQ का और उसमें आपसे पूछा जाता है मैनेजमेंट इज इन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन और आर्ट एंड साइंस,
तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आर्ट एंड साइंस। आई नो आप बोलोगे सर इसका आंसर तो आर्ट है, लेकिन साइंस के फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, तो इसी वजह से हमें आर्ट एंड साइंस दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट POSDC, POSDC। अब ये POSDC का क्या मतलब है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस भी है मैनेजमेंट का और ये फंक्शंस भी है मैनेजमेंट के। अब मैं हमेशा बच्चों को एक चीज़ सिखाता हूँ कि प्रोसेस के अंदर, आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें ये चीज़ देखी होगी कि प्रोसेस के अंदर हम कभी भी सीरीज़ चेंज नहीं करते। जो सीरीज़ लिखी है, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, जो सीरीज़ है हम उसी को अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आती है। अब मैंने कहा कि ये इसका प्रोसेस भी है और ये इसका फंक्शन भी है, तो कई बार बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं सर यहाँ पे तो ये फंक्शंस है, क्या सीरीज़ चेंज कर लें? बेटा ज़रूरत क्या है, जो ऑलरेडी हम वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी वही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो जी। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं कि आपसे एग्जाम में, बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में पूरे के पूरे सारे फंक्शंस लिखवा लें, बट स्टिल फिर भी हमें पता होना चाहिए। मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच मैनेजर्स परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। कहता है दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखो हम इसको बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको एक स्मॉल सा ओवरव्यू देता हूँ कि ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये क्या है। देखो बेटा, लेट्स सपोज एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। एक डायरेक्टर है, ठीक है, इसको मैं एक स्टोरी की फॉर्म में समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ आ जाएगा, दोबारा लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एक डायरेक्टर है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे एक मूवी बनानी है। लेट्स सपोज, चलो हम संजय लीला बंसाली का एग्जांपल ले लेते हैं। वो हर बार मूवीज़ कैसी बनाता है, जोधा अकबर या कुछ किसी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी कैसी भी मूवीज़ बनाता है, थोड़ी डिफरेंट मूवीज़ होती हैं उसकी, रामलीला इस टाइप की। तो अब लेट्स सपोज इस बार उसने हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस बार उसने सोचा कि मुझे रामायण के ऊपर मूवी बनानी है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, या किसी भी आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर आपने ये सोचा कि उसे एक मूवी बनानी है। अब वो क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है। उसने सोचा था, उसके दिमाग में आइडिया आया था, उसने फिजिबिलिटी चेक करी कि हाँ बन सकती है। अब वो प्लान कर रहा है कि इस मूवी के लिए मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं इस मूवी के लिए ये करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। ये डिफरेंट एक्टर्स हैं मेरे पास, इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा बेस्ट है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो प्लानिंग में ही हो जाती है, कौन सा बेस्ट है, ये वाला पिक करूँ या ना करूँ, विलन कौन होगा, हीरो का फादर कौन होगा, उसका बेटा कौन होगा, सब कुछ ये सब प्लान हो रहा है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ प्लानिंग करी है, कुछ भी डिसाइड नहीं करा। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग कर ली थी उसने कि यहाँ पे मुझे एक हीरो चाहिए, वो चाहिए, अभी कुछ भी ऑडिशन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसने सोचा है, ऑप्शन सोचे हैं कि मैं यहाँ पे जाके ऐसे करूँगा, मैं इस प्रोड्यूसर से बात कर लेता हूँ, ये पैसा लगा लेगा, मैं उससे बात कर लेता हूँ, ऐसे सिर्फ सोचा, अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी सिर्फ आप नोट्स में से कुछ नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मेरी स्टोरी सुन रहे हो। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहा है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बेटा उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक लेवल पे यहाँ पर एक साथ साथ हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में भी कन्वर्ट करते जाएंगे मूवी को। ठीक है, आपने वहाँ सोचा था मूवी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने सोचा मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब आप उस जो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है जो जनरल मैनेजर है, यहाँ पर एक पर्सन है जो लेट्स सपोज या सीनियर मैनेजर है या जूनियर मैनेजर है, उसके नीचे टीम लीडर काम कर रहा है। यहाँ पर डिफरेंट एक सीनियर टीम लीडर है, उसके नीचे स्मॉल टीम लीडर्स हैं, फिर उसके नीचे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। ये सारी पोजीशंस डिसाइड कर लिया आपने। मैं मूवी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो आपने कहा एक विलन होगा, एक हीरो होगा, हीरो के साथ उसका दोस्त होगा, फिर ये फिल्म स्टार में कोई भी सुपरस्टार यहाँ पर ऐसा काम करेगा, या यहाँ पर उसका बेटा होगा, यहाँ पर उसकी मॉम होगी। सारे कैरेक्टर्स डिसाइड कर लिए। उस कैरेक्टर में कौन होगा अभी नहीं पता, ये कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर होगा, ये कैरेक्टर होगा। ये सब ऑर्गेनाइजिंग में करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब आते हैं स्टाफिंग पे। स्टाफिंग पे क्या कर रहा है? स्टाफिंग पे अब इन पोजीशंस पे कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेगा ये सोच रहा है। अब मुझे देखना है कौन मेरा हीरो रहेगा, कौन मेरा विलन रहेगा, कौन उसका बेटा रहेगा, कौन उसका भाई रहेगा, कौन उसकी मम्मी रहेगी, कौन उसका दोस्त रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ, मैं दोनों स्टोरीज को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो कौन मेरा परचेज मैनेजर रहेगा। परचेज मैनेजर की पोस्ट डिसाइडेड थी कि परचेज मैनेजर की ये काम है, लेकिन परचेज मैनेजर है कौन
अब स्टाफिंग में डिसाइड हो रहा है। फिर एक पर्सन अपॉइंट करूँगा मतलब उसके लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, फिर आते हैं डायरेक्टिंग पे। अब सारी कास्ट को लेके, पूरी कास्ट को लेके जिसने एक्टिंग करनी है, जिसका रोल है, मैं एम्स्टर्डम चला गया। मैंने सोचा हुआ था, मेरी प्लानिंग के टाइम पे मेरे दिमाग में डिसाइडेड था। अब मैं एम्स्टर्डम जाके वहाँ पे शूटिंग का पूरा सेट लगा दिया। अब मैं शूट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने प्लान किया था मैं उसी के हिसाब से बेसिकली काम करता जा रहा हूँ। और जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो अपने काम को बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डायरेक्टिंग यही कहता है कि जब मेरे जो लोग हैं अपॉइंट हो गए स्टाफिंग में, तो डायरेक्टिंग के अंदर मुझे ये देखना है कि वो लोग अपने काम को बेटर तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है कि काम करना कैसे है, उनको एक वे बताना है, रास्ता बताना है, उनको उनका काम करने के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको इम्प्रूवमेंट करनी है। बेसिकली मुझे यहाँ पर गाइड करना है, मुझे कोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग सबसे लास्ट स्टेप है कहने के लिए, लेकिन हाँ, हम कंट्रोलिंग के बाद वापस प्लानिंग पे जाते हैं, तो इट्स नॉट एन एंड, आप ये भी समझिए। आप कंट्रोलिंग के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? कंट्रोलिंग के अंदर हम बेसिकली ये कर रहे हैं, हमने जो एक्चुअल्स किए, मतलब लेट्स सपोज मैंने सोचा था कि मेरी आज तक इतनी शूटिंग हो जानी चाहिए थी, मैंने ये सोचा था, और एक्चुअली में जितनी शूटिंग्स हुई है दोनों को कंपैरिजन करना, यही कंट्रोलिंग है। आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर सोचा था कि इतना टारगेट अचीव हो जाएगा, और टारगेट अचीव हुआ कितना, इन दोनों को कंपैरिजन करना, यही कंट्रोलिंग है। और रीजंस फाइंड आउट करना, अगर दोनों रिजल्ट्स मैच नहीं हो रहे, अगर मेरा काम प्लान किए हुए के हिसाब से ज़्यादा किया हुआ है तो इट्स अ गुड सिचुएशन, अगर कम किया हुआ है तो आई नीड टू फाइंड द रीज़न कि कम क्यों हुआ है, वाई इट इज़ लेस, ठीक है। बस यही आपको इसके अंदर पढ़ना है कि प्लानिंग के अंदर हम चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, दैट हम इन एडवांस डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम बेसिकली वंस प्लान हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, कहता है द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एग्जामिन द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्लान। जो मेरी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, हम उसकी बात करते हैं। फिर कहता है स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली मीन्स फिलिंग अप वेरियस जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन विद दी कंपिटेंट पर्सोनल। मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वेरियस जॉब पोजीशंस क्रिएटेड हुई हैं उस पर लोग अपॉइंट करने हैं, और मुझे कंपिटेंट लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। डायरेक्टिंग में बेसिकली मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से काम कर पाए। कंट्रोलिंग के अंदर मैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूँ, जो हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए थे, जिस तरीके से मैं चाहता था कि वो उस काम को करें, क्या वो उस काम को उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें तो आज का हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन, जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगेन मैं यही बोलूँगा बेटा कि जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मैं वीडियोस में आपको बोलता हूँ, प्लीज़ 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 ट्राई टू follow that steps, and if you follow that steps I can guarantee you for 100 marks। but फिर से यही बोलूँगा, आपको मेरी बातें माननी होगी। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100, सिर्फ जितना मैं क्लास में आपको बोल रहा हूँ, जितना आप मेरी वीडियोस देख के समझ रहे हैं, जस्ट फॉलो दैट, यू विल डेफिनेटली स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है। थैंक यू बेटा।